नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल दैवज्ञ में। मित्रों, आज हम अपनी चर्चा में दो छाया ग्रहों के विषय में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष के अनेक शास्त्रों में और लगभग सभी विद्वानों का राहु केतु के बारे में एक ही मत है कि ये दोनों ग्रह प्रबल तामसिक और अंधकारमय ग्रह हैं। साथ ही कालसर्ग योग जैसे अशुभ योग भी इन्हीं दो ग्रहों के कारण निर्मित होते हैं। आमतौर पर राहु केतु की किसी भी भाव में स्थिति होने मात्र से उस भाव संबंधी प्राप्त होने वाले फलों के नष्ट होने की घोषणा ज्योतिषियों द्वारा कर दी जाती है, जो कि सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं कहते। विद्वान ज्योतिषी जानते ही होंगे कि किसी भी दशा के फल कथन के लिए ऋषियों ने मुख्यतः हमारे प्राचीन महर्षि पराशर ने कुछ विशेष नियमों के पालन का उल्लेख किया है, जिस पर गौर करने के बाद ही किसी भी ज्योतिषी को अपना फलादेश कहना चाहिए। राहु केतु को अभी तक आमतौर पे उनके नैसर्गिक गुणों के आधार पर ही उनका फल कथन में समावेश किया जाता है, जबकि वो अपने भाव स्थिति अर्थात भाव संबंधी फल को भी प्रभावित करते हैं और भाव संबंधी फल को भी देने के सक्षम होते हैं। महर्षि ऋषि के द्वारा जो मुख्य बातें एक ज्योतिषी को ध्यान में रखने के लिए कही गई हैं, उसमें है कि प्रथम तो ग्रहों के नैसर्गिक और स्वाभाविक गुण और उनके कारकत्व जो होते हैं उसके अनुरूप ग्रह फल देते हैं। दूसरा, ग्रह जिन भावों के स्वामी होते हैं उन भाव संबंधी विशेष फल भी प्रदान करते हैं। और तीसरा, ग्रहों के बल के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि ग्रह बली है तो शुभ फलों में वृद्धि करेगा और अशुभ फलों में न्यूनता लाएगा, लेकिन अगर इसके विपरीत ग्रह अशुभ है, निर्बल है, तो वो अशुभ फलों में वृद्धि करेगा और शुभ फलों में कमी करेगा। राहु केतु के बारे में पहले भी बहुत स्थानों पर इस बारे में कहा गया है कि ये दो ग्रह जो हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज यानी अंतरिक्ष में इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। राहु केतु क्रांति वृत्त पर चंद्रमा द्वारा उसके परिक्रमा पथ द्वारा काटे जाने वाले दो कटान बिंदु हैं। इनका इसके अलावा कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसी कारण इनको कुंडली के 12 भावों में भी किसी भाव का स्वामित्व प्रदान नहीं किया गया है और षडबल में भी राहु केतु के बल की गणना नहीं की जाती। इनका लग्न की और अन्य वर्गों में इनकी स्थिति के द्वारा इनके बल का आकलन किया जाता है, इनकी स्थिति के बारे में जाना जाता है। इसी कारण विद्वज्जनों द्वारा राहु केतु के नैसर्गिक गुणों के आधार पर प्रेडिक्शन कर दी जाती है, जो कि ठीक नहीं है, जबकि राहु केतु भी भाव संबंधित फल देते हैं जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब उन फलों में जिस भाव में स्थित हो उस फल के गुणों के अनुसार या जिस भाव के स्वामी के साथ वो युति बना रहे हैं उसके गुणों के अनुसार राहु केतु अपने फल देते हैं। अब यदि राहु केतु अकेले हों और त्रिकोण यानी 1, 5, 9 भाव में हों तो भाव स्थिति शुभ फलदायक होगी। ये उनकी प्लेसमेंट के बारे में हम कह रहे हैं। दूसरी स्थिति है राहु केतु अगर त्रिजढाय भाव में यानी कि 3, 6, 11 भाव में हो या अष्टम भाव में स्थित हो तो अशुभ फलदायक उनकी ये स्थिति होती है। अगर राहु केतु केंद्र में स्थित हैं तो उनकी यह भाव स्थिति उनको न्यूट्रल बनाती है, अर्थात उनका जो फल होगा वो न्यूट्रल रहता है। भाव संबंधी फल के बारे में हम कह रहे हैं।
इसके अलावा दूसरे या 12वें भाव में स्थिति उनकी समफलदायक होती है। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कुंभ लग्न की कुंडली है और जिसमें चतुर्थ भाव में राहु वृष राशि में बैठे हैं। बाकी अन्य ग्रहों की स्थिति भी जान लेते हैं। शनि लग्न में, तृतीय घर में बृहस्पति, पंचम में चंद्रमा, अष्टम में मंगल, दशम में केतु और द्वादश में सूर्य बुध शुक्र स्थित हैं। तो यहाँ पर राहु केंद्र में 4th हाउस में होने के कारण किसी ग्रह से वो युत नहीं है, यानी कि वो अकेले वहाँ पे विराजमान है। तो ये राहु की न्यूट्रल पोजीशन है। इसके साथ साथ लेकिन क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो इसलिए वहाँ पे उनके अशुभ फलों में वो कुछ कमी लाएगा, लेकिन भौतिक सुखों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस जातक के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है, जातक भौतिक सुखों से परिपूर्ण है, लेकिन राहु के 4th हाउस में होने के कारण जातक अपने माता पिता के साथ एक घर में नहीं रहता, बल्कि उनसे कुछ दूरी पर दूसरे अन्य स्थान पर रहता है। मात्र इतना ही फर्क राहु के 4th स्थिति के करके चतुर्थ भाव में होने के कारण हुआ। अब एक दूसरी स्थिति को समझते हैं जहां पर कि केंद्र और त्रिकोण का युति संबंध राहु का हो रहा है। इसमें मान लीजिए एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इसमें केतु बृहस्पति जो कि पंचमेश है, अर्थात बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी है, वो दोनों 4th हाउस के अंदर बैठे हैं। तो केंद्र और त्रिकोण का यहाँ पर योग हो गया, युति हो गई। तो ये केंद्र और त्रिकोण का युति होने का परिणाम ये हुआ कि ये एक शुभ योग निर्मित हो गया और इसका जो फल जो है जातक को अपनी दशा और अंतर्दशा में प्राप्त होगा। एक अन्य क्लासिकल ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार यदि त्रिकोण में राहु केतु स्थित हों तथा महादशा और अंतर्दशा के स्वामी आपस में कनेक्टेड ना हो, तब भी वो अंतर्दशा जो है वो शुभ फलदायक होती है। इसको एक अन्य एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन के अंदर मंगल जो है योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो दशम और पंचम का अधिपति होता है। और यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि यहाँ पर मंगल महादशा का स्वामी है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। अब इसमें एक स्थिति को हम एज्यूम करके चलते हैं कि माना कि राहु और मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर राहु त्रिकोण भाव में हो गया और मंगल योग कारक ग्रह है और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण एक बेहतरीन योग बना रहा है। तो ऐसी दशा में राहु का अंतर जो है इस जातक के लिए बहुत शुभ जाएगा। अब एक दूसरी स्थिति इसी कुंडली में हम लगा के देखते हैं कि जहां पर कि महादशानाथ मंगल और अंतर्दशानाथ राहु आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है भाव संबंध में, और यहाँ पर राहु जो है वो नवम भाव में विराजमान है और मंगल एकादश भाव में। तो इस तरीके से ना उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, ना किसी तरीके से वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लेकिन क्योंकि योग कारक मंगल है और राहु नवम भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपस में दशानाथ जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है, असंबंधित हैं, लेकिन फिर भी जातक को राहु की ये अंतर्दशा बहुत शुभ फल प्रदान करेगी अपनी दशा जबकि राहु की आएगी। अतः इस चर्चा से
यह निष्कर्ष निकलता है कि राहु केतु की दशा, अंतर्दशा, उनके नैसर्गिक गुणों के अलावा भी एक ज्योतिषी को ये दोनों ग्रह जिस स्थान में, जिस भाव में स्थित हैं, उन भाव स्थिति के अनुरूप भी उनके फलों को अपने भविष्यवाणी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उनको उसके अंदर ऐड करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी राहु केतु अधिष्ठित भाव संबंधित फलों पर एक छोटी सी चर्चा। आशा करता हूँ विद्वान ज्योतिषियों को और अन्य ज्योतिष प्रेमियों को ये चर्चा लाभदायक सिद्ध होगी और इसे ये अपने अनुभव के आधार पर अपने भविष्य कथन में शामिल करके नए आयाम को अनुभव करेंगे। धन्यवाद।